अगर आप भी यूपीएससी सीसैट की तैयारी कर रहे हैं तो करियरविल पर करें आईएएस प्रीलिम्स 2025 सीसैट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए। क्लास के अंदर मैं काफ़ी सारे छात्रों को देख रहा हूं जो कल तो उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज कुछ नए नए चेहरे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आप सभी को यहाँ देखकर। क्लास के अंदर जुबराज शाहू, अमन शर्मा, अपूर्वा सेन, अनीश, आकांक्षा, दीपक, अक्षिता, काफ़ी सारे बच्चे क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसे अर्चना सिंह भी हैं, दीपक भी हैं, शुभम भी हैं, बहुत सारे बच्चे और भी हैं। तो कैसे हैं आप लोग, सबसे पहले तो यही बता दीजिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। एक बड़ी ही क्लासिक सी क्लास होगी है जिसके अंदर हम मेडावल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो तबीयत बहुत खराब है। अनिल भाई, तबीयत क्यों खराब है आपकी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन हम। ठीक है, इसके अंतर्गत आप समझने की कोशिश कीजिए लास्ट क्लास में हम कहां तक बढ़ चुके थे और इस क्लास में हम कहां से आगे चलेंगे। जहां तक हम कर चुके थे उससे आगे अब इस क्लास में हमें बढ़ना होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम कहां तक चल चुके हैं, उसके आगे अब हम बढ़ते हैं, तो फटाफट से बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या कर दिया था। आज मेरे ख्याल से आपको जो दूसरी यूनिट है आपको देखने को मिलने वाली थी, तो फटाफट से हम या दूसरी यूनिट के लिए कुछ जो डेटा वगैरह है उसको हम इंसर्ट करते हैं, सो दैट कि आपके सामने कोई अच्छा खासा डेटा हो, एंड देन वी विल स्टार्ट इट। ठीक है, फिर हम इसको करते हैं भाई स्टार्ट बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, अब नहीं करेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अब फ्लक्चुएशन रोक दी जाएगी, क्योंकि हमारे होते हुए फ्लक्चुएशन का होना ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है अपूर्व, चलिए मस्ती में चल रही है जिंदगी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, आपकी तो बात ही अलग है। तो अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई किस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं लास्ट क्लास के अंदर ही आपको बताया था कि जो पॉइंट यहां पर स्टार्ट होने वाला है वो ही ये, और इसमें जो चीज हम पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज अ पॉइंट टर्किश अटैक। क्योंकि अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो भाई अरब अटैक जो है ना, जो अरब अटैक यहां पर है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दैट हैज बीन कंप्लीटेड, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ये हो चुका है कंप्लीटेड, और आज आपकी जो यूनिट फर्स्ट है वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टर्किश अटैक। तो हेडिंग आप डाल लीजिए टर्किश अटैक। हेडिंग आप क्या डाल लीजिए, तुर्की आक्रमणकर्ता। तुर्की आक्रमणकर्ता, ये आपका यूनिट 1 चैप्टर 2 होगा। यूनिट 1 चैप्टर 2, क्योंकि ये यूनिट्स में है ना डिवाइडेड, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 4। इस तरीके से पूरा मैटर चलता है। एक बात, बहुत बढ़िया। अर्चना, सुबह 8 बजे से क्लास का होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ 8:30 से सही चल रहा है टाइम, क्या दिक्कत है बताओ। अब हम यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर हमें जो है पढ़ने टर्किश अटैक। अब टर्किश अटैक में होते हैं 2 लोग, टर्किश अटैक में होते हैं 2 लोग।
भारत पर अरबों का आक्रमण, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड, तुर्की मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर हुए हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड, ये हमारी यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर 2 होगा, चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड के अंदर क्या है, टर्की मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बताइए, अपूर्व बताइए। अच्छा, इसके अंदर आप ध्यान से देख रहे हैं कि टर्किश मुस्लिम आक्रमण के अंदर हम दो तरीके के लोगों को पढ़ते हैं। एक तो हम यहां पढ़ना होता है महमूद गजनवी को, एक पढ़ना होता है मोहम्मद गौरी को। तो इसमें पहले हम किसको पढ़ें, ठीक है, पहले हम किसको पढ़ें, दैट इज महमूद गजनवी। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये पहले आया है। ठीक है, गौरी बाद में आया है, तो जो पहले आया है उसको हम पहले पढ़ेंगे। तो रीजन इसके पीछे का क्या है कि ये भारत पर आक्रमण करता है 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी के अटैक सारे के सारे इसके हैं, 11th सेंचुरी के अटैक्स। अब अगर मैं बात करूं इसने अटैक कब किए हैं, इसके 12th सेंचुरी के अटैक हैं। 11th सेंचुरी में इसके अटैक है, 12th सेंचुरी में इसके अटैक है। तो काफी सारा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, लगभग 150 साल का डिफरेंस इसका देखने को मिलता है। तो 11th सेंचुरी में जो गजनी के अटैक हुए हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे गिजनैविड एम्पायर। क्या हेडिंग डालेंगे, गिजनैविड एम्पायर। गिजनैविड एम्पायर, इसके अंदर आप हेडिंग डाल लीजिए गिजनैविड एम्पायर, गिजनैविड एम्पायर, एम्पायर। क्योंकि ये किससे, गजनैविड एम्पायर का मतलब होता है गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य। वहीं वेरेज अगर मैं बात करूं कि गौरी जो है ये गुरीद एम्पायर से है। ठीक है, गौर साम्राज्य या गुरीद एम्पायर से बेसिकली है, गुरीद एम्पायर, गुरीद एम्पायर से है ये। ठीक है, इसको बोलता है गौर साम्राज्य, गौर साम्राज्य इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो अच्छा, तो हेडिंग आप डालिए और फटाफट से अब हम समझना शुरू करते हैं। तैयार हैं आप, क्या मैं बताना शुरू करें, फटाफट बताइए। अगर आप कहेंगे कि सर ठीक है हम रेडी हैं, तो तुरंत हम भी यहां पर आपको चीजों को बताना शुरू करते हैं। तो बेसिकली समानिद एम्पायर आपको देखने को मिलता था। हम स्टार्ट कर रहे हैं गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य, ठीक है, गिजनैविड एम्पायर। आपको एक सैमनिड एम्पायर देखने को मिलता है, सैमनिड एम्पायर, सैमनिड एम्पायर, सैमनिड एम्पायर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब सैमनिड एम्पायर बेसिकली कहां पर था, ये एक प्रकार का एक मुस्लिम एम्पायर था। एक तरीके से देखें तो यह एक प्रकार का मुस्लिम साम्राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य था, जो कि एक ऐसा मुस्लिम साम्राज्य था जो खलीफाओं के अधीन काम किया करता था। कहने की बात यह है मुस्लिम साम्राज्य था, और किस धारा को फॉलो करता था, सुन्नी धारा को, सुन्नी धारा को फॉलो करता था, सुन्नी। इसका जो क्षेत्र था, इस मुस्लिम जो सैमनिड एम्पायर था, समानिद एम्पायर, समानिद साम्राज्य जो था, सैमनिड एम्पायर जो था, तुर्की साम्राज्य जो था, इसका क्षेत्र कहां पर था, क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहां पर था जी, अफगान के अधीन था, अफगान, अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान में। कहां था जी, अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में था। ठीक है, अफगानिस्तान के आसपास वाले एरिया में था। ठीक है, चलिए, जी हाँ, मुस्लिम साम्राज्य था, सुन्नी विचारधारा को फॉलो करता था, क्योंकि मुस्लिम दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं शिया और कुछ होते हैं सुन्नी। ठीक है, तो ये सुन्नी वाली जो धारा है ये उसके अंदर ये शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना।
अब इसी साम्राज्य के अधीन ना जो सुमेनिड एम्पायर था, इसी सुमेनिड एम्पायर के अंदर एक गुलाम था जो कमांडर के तौर पर भी काम करता था, जो खुरासान, गजनी, इन सब क्षेत्रों में रहा करता था। अब सुमेनिड एम्पायर के अधीन ही आपको एक गुलाम देखने को मिलता है, गुलाम देखने को मिलता है। इन्हीं का एक गुलाम तथा सेनापति भी हुआ करता था, सेनापति भी था, सेनापति भी हुआ करता था, गुलाम या सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम क्या था बेसिकली, जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन जिसका नाम था, अलप्तगीन, जी हां, जिसका नाम क्या था, अलप्तगीन, अलप्तगीन, अलप्तगीन। तो होता बेसिकली क्या है, इनका स्लेव या कमांडर था, स्लेव एंड कमांडर। ये 932 में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। जो अलप्तगीन है 1932 में खुरासान, गजनी क्षेत्र का शासक खुद को घोषित कर देता है। ये कमांडर था इनका। और अलप्तगीन ही वो आदमी है जो 932 एडी में 932 एडी में 932 एडी में खुरासान तथा गजनी पर कब्जा करता है, गजनी पर कब्जा करता है, अधिकार करता है। तो ये वो आदमी है जिसने क्या काम करा, खुरासान और गजनी पर कब्जा कर लिया, कब्जा। तो ही बेसिकली कैप्चर्ड खुरासान एंड गजनी, बेसिकली कैप्चर्ड खुरासान एंड गजनी। he captured, अलप्तगीन जो था 1932 एडी में कैप्चर्ड खुरासान एंड गजनी। ये खुरासान एंड गजनी जो है बेसिकली वो एक क्षेत्र है, जो क्षेत्र आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। ये खुरासान और गजनी क्या है भाई, ये एरियाज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र है ये। ठीक है, चलो। तो बेसिकली यहां पर ये जो है क्लास अटक गई थी, वो रीस्टार्ट कर दी गई अभी। ठीक है, क्लास में ग्लिच आता है, पता नहीं क्या, इसी टाइम आता है रोज, ठीक मतलब 8:45 पे। मैं यही समझ में नहीं आ रहा हूँ कि इसके है क्या, हो क्या गया ऐसे। खैर छोड़िए। तो यहां पर ये क्या कर लेता है भाई, ये खुरासान गजनी पर अधिकार करता है। लेकिन क्या ये खुद को राजा घोषित करता है? नहीं, ये खुद को राजा घोषित नहीं करता, ये खुद को राजा घोषित नहीं करता, अपने आप को ये सिर्फ सेनापति बनाकर रखता है। तो अलप्तगीन केवल खुद को एक सेनापति बनाकर रखता है, इसने कभी भी खुद को राजा घोषित नहीं किया। लेकिन गजनी का संस्थापक कौन है? वो अलप्तगीन है। यहीं पर मैं बता रहा हूं ये अधिकार कर रहा है, और इसी वजह से गजनी साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हो रही है। ठीक है, यही गजनी साम्राज्य की शुरुआत करता है, परंतु यह खुद को वहां का शासक घोषित नहीं करता। यही गजनी साम्राज्य की स्टार्टिंग करता है, यही गजनी साम्राज्य की शुरुआत करता है, गजनी साम्राज्य की शुरुआत करता है, गजनी साम्राज्य की शुरुआत करता है, लेकिन खुद को सुल्तान घोषित नहीं करता, खुद को सुल्तान घोषित नहीं करता, सुल्तान घोषित नहीं करता, घोषित नहीं करता, खुद को सुल्तान घोषित नहीं करता। ठीक है, तो ही बेसिकली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ओनली अ कमांडर, वो खुद को स्लेव या कमांडर ही तय करता है सामान्य साम्राज्य के लिए। ठीक है, तो कहने की बात क्या है कि जो अलप्तगीन आपको यहां देखने को मिल रहा है, अलप्तगीन के बारे में समझ लेना कि ये क्या है। ही फाउंडेड गजनी
he founded गजनी, ठीक है, he founded गजनी, but he did not declare him, didn't declare him सुल्तान। तो सुल्तान ये नहीं है, ये सिर्फ ये गजनी की स्थापना करता है, खुद को सुल्तान भी घोषित नहीं करता। और 962 में हो जाती है इसकी डेथ, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, 962 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, तो वो चीज भी याद रखना, ही डाइड इन 962 एडी। तो डाइड यानी हत्या हो गई, तो कब, 962 एडी में। तो डाइड यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इसकी कब होती है, मृत्यु इसकी कब होती है, 962 एडी में इसकी मृत्यु होती है, एडी में इसकी मृत्यु होती है। तो इसका उत्तराधिकार किसके पास जाता है, ठीक है, 962 एडी में बेसिकली किंग, तो मतलब ये डेथ हो जाती है, डेथ। तो इसका सक्सेसर किसे घोषित किया जाता है, सक्सेसर, इसका दामाद या इसके गुलाम को इसका सक्सेसर घोषित किया जाता है। दामाद के पास इसका जो सारा का सारा सक्सेसरशिप आ जाती है। तो इसके बाद उत्तराधिकार किसके पास आता है वो समझिए। उत्तराधिकारी कौन बनता है इसके बाद, उत्तराधिकारी कौन बनता है, इसका दामाद और इसका गुलाम जिसका नाम था सुबुक्तगीन, वो बेसिकली रियल फाउंडर है सुबुक्तगीन, ठीक है। तो उत्तराधिकारी या सक्सेसर कौन बनता है, सक्सेसर आपको देखने को मिलता है सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन आपको देखने को मिलता है, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। सुबुक्तगीन जो था, जैसा मैं इसके बारे में सुबुक्तगीन के बारे में बताऊं, तो सुबुक्तगीन आपको देखने को मिलता है यहां पर, इसका दामाद और गुलाम, इसका दामाद प्लस गुलाम आपको देखने को मिलता है, दामाद भी है प्लस गुलाम भी है। तो कहने की क्या बात हुई कि ही वॉज बेसिकली सन इन लॉ एंड स्लेव, यानी स्लेव एंड सन इन लॉ, ठीक है, स्लेव एंड सन इन लॉ। तो ये पूरी की पूरी कहानी बनकर हमारे पास तैयार हो जाती है। फटाफट बताइए, ठीक है। चलिए क्लियर, हाँ चलिए जी। इनकी बेटी का नाम जानना जरूरी नहीं है, इनकी बेटी के नाम का जिक्र देखने को नहीं मिलता। इवन ये तो सिर्फ कहने वाली बात होती है, ठीक है, ये तो कहने वाली बात होती है कि इन्होंने बेटी का विवाह किया था। दरअसल कई बार क्या होता था कि वो किसी भी बेटी को गोद ले लेते थे, उसका विवाह कर देते थे, तो इसमें फैक्चुअल चीजें कम देखने को मिलती हैं। तो ये सिर्फ लिखी हुई कहानियां हैं। ये ताजुल मशीर में लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, एक बुक है जिसका नाम है ताजुल मशीर, जो हसन निजामी ने लिखी है, उसके अंदर ये वाली बातें बताई गई हैं, ठीक है, ये सही है। अच्छा, अब यहां पे समझिएगा कि क्या कुछ चीजें आपको और देखने को मिलती हैं। अब 962 एडी में सुबुक्तगीन खुद को वहां पर शासक डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, परंतु उसका विरोध हो जाता है, ठीक है, विरोध हो जाता है, तो वो शासन को नहीं संभाल पाता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई 962 से लेकर और लगभग 977 के बीच में, 962 से लेकर और लगभग 977 के बीच में ये एक ऐसा समय है, ठीक है, विकास राम राम भाई, ठीक है। तो इसमें समझना 962 से लेकर 977 इस कार्यकाल में, इस कार्यकाल में गजनी को सुबुक्तगीन ने संभाला, परंतु वह एक शासक नहीं था। इस कार्यकाल में गजनी को सुबुक्तगीन ने संभाला, सुबुक्तगीन ने संभाला,
परंतु इस समय के लिए वह शासक नहीं था, परंतु इस पूरे कार्यकाल के लिए वह शासक नहीं था, संभाला। परंतु इस कार्यकाल के लिए, इस कार्यकाल के लिए, इस कार्यकाल के लिए वह शासक नहीं था, शासक नहीं, केवल कमांडर है, मात्र कमांडर था, मात्र कमांडर था, यानी सेनापति है। तो शासक कौन है? शासक कोई भी नहीं है, शासक कोई है ही नहीं, क्योंकि इस समय जो गजनी है ना, गजनी एरिया है, वो एक एरिया ही नहीं है। गजनी सिर्फ एक क्षेत्र है, गजनी साम्राज्य नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, तो फिर यहां राजा कौन था? बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आती है कि सर अगर ये सेनापति था तो किसका सेनापति था, ठीक है, किसका कमांडर था ये, इसके राजा का नाम क्या था? तो राजा था ही नहीं ना कोई। ये अपने आप को कह रहा है कि मैं संरक्षक हूं, प्रोटेक्टर हूं, गार्ड हूं सिर्फ, ठीक है। मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि जो गजनी क्षेत्र है ना, वो उस समय कोई किंगडम नहीं था। गजनी शहर तो हो गया, चार दीवारी हो गई, लेकिन गजनी को देखा जाता था, ठीक है। तो ये बात है, इसमें बहुत क्रूशियल बात है। मैं इस चीज को लिख देता हूं, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, देयर वाज नो किंग इन गजनी, देयर वाज नो किंग इन गजनी, नो किंग इन गजनी, गजनी, just Subukgin was its commander. Just Subukgin was protector and commander. Just Subukgin was commander. ठीक है, एंड प्रोटेक्टर। एक तरीके से ये जो लॉजिक है, अगर ये आप समझ गए तो बात समझिए कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये छोटी सी बात है, आपको समझनी है, ठीक है। तो अब इसके पश्चात क्या होता है, मतलब किंग तो था ही नहीं, नो किंग, देयर वाज नो किंग। क्योंकि रीजन क्या था कि इस समय तक ना जो गजनी क्षेत्र है, इस समय तक जो गजनी क्षेत्र है वो एक साम्राज्य की भांति कार्य नहीं कर रहा था। इस समय जो गजनी क्षेत्र है वो बेसिकली कार्य कर रहा था सिर्फ एक क्षेत्र की भांति, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन 977 एडी में क्लेम किया जाता है, 977 एडी में सुबुक्तगिन डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग। सुबुक्तगिन ने खुद को राजा घोषित कर दिया। सुबुक्तगिन डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग। सुबुक्तगिन ने खुद को राजा घोषित किया। सुबुक्तगिन ने खुद को राजा घोषित किया, ने खुद को राजा घोषित किया, खुद को राजा घोषित किया। तो सुबुक्तगिन ने क्या किया? डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग, किंग, किंग ऑफ गजनी, ठीक है। कहां का राजा घोषित किया? गजनी का राजा घोषित किया। तो कहने की बात यह है, कहा जाता है इसका वंश कौन सा है, तो यामनी वंश का है। तो यहीं पर यामनी वंश या गजनी वंश के वास्तविक संस्थापक के तौर पर सुबुक्तगिन का नाम आगे आता है, और इसी वजह से सुबुक्तगिन को माना जाता है यामनी वंश क्योंकि इसका जो वंश था वो यामनी था, या स्लैश गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक, गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक, का वास्तविक संस्थापक, संस्थापक। तो यहीं से ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहीं पर इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ गिजनाविड फ्लैश यामनी डायनेस्टी, डायनेस्टी। अब आप सोचना चाहोगे कि सर ये मैप पे कहां है, ठीक है, मैप पे कहां है ये, तो मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। दिस इज द एरिया, ये गिजनाविड एम्पायर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक मैं समझाना चाहूंगा कि पूरा का पूरा एरिया जो है, जैसे यहां आपने देखा कि ये तो हो गया इंडिया, ठीक है, ये तो हो गया इंडिया, ठीक है, एंशिएंट वाला जो इंडिया था हमारा,
ये तो हो गया इंडिया वाला जो पोर्शन है वो वाला। और इसके इंडिया वाले पोर्शन के बाहर ही जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली ये अफगानिस्तान वाला जो एरिया आपको यहां देखने को मिल रहा है, इसी के अंदर ये जो पॉइंट है ये गजनी है। ये वाला जो पॉइंट है ये है गजनी। और यही जो गजनी है वो बेसिकली बनता है पिन पॉइंट। यही जो गजनी बनता है ये क्या बनता है? पिन पॉइंट बनता है। किसके लिए पिन पॉइंट बनता है? कि भाई यहां पर साम्राज्य की नींव रखी जाए। तो यही है जी गजनी, जिसके बारे में अब हमें यहां पढ़ना है। क्या आप यहां तक माहौल को समझ पाए? किसकी बात हम कर रहे हैं? गजनी की। यही साम्राज्य के आसपास स्थापना होती है। अच्छा, गजनी साम्राज्य के क्या भारत पे कोई प्रभाव था? तो भारत पे सिर्फ प्रभाव था, साम्राज्य नहीं था। तो ये जो मैं डॉट बना रहा हूं यहां पर इनका प्रभाव था, ये प्रभाव था, लेकिन इनका कब्जा नहीं था। ये कैसे प्रभाव हुआ उस प्रभाव को भी समझेंगे। लेकिन ये पूरा एरिया आप देखिए, सेंट्रल एशिया, ये बिल्कुल मिड ऑफ द एशिया तक जा रहा है, सेंट्रल एशिया तक ये जा रहा है, ऊपर ये बुखारा तक जा रहा है, समरकंद के आसपास तक ये जा रहा है। अब आपके सामने एक और बात आएगी, ठीक है, एक बात और आएगी निकल के कि सर ये वाला साम्राज्य कहां पर था? जो समानिड एम्पायर आप बता रहे हो, समानिड एम्पायर कहां पर था? समानिड एम्पायर, भाई ये जो एरिया है ये समानिड एम्पायर का है। ये वाला जो एरिया है ये बुखारा, उर्गेचिस्तान, समरकंद, ये जो है ये समानिड एम्पायर था। ठीक है, इस वाले एरिया को भी मैं थोड़ा सा जो है, इस वाले एरिया को भी मैं थोड़ा यहां कलर करना चाहूंगा। अरे कम हो ना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो रेड कलर से मैंने किया ये समानिड एम्पायर है। ठीक है, इसी से एम्पायर में से निकल के ये लोग यहां से आए हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये कौन सा? समानिड एम्पायर। समानिड एम्पायर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समरकंद पर था। ये समरकंद वाला एरिया है। समरकंद कहां पे है सर? समरकंद कहां पे है? ठीक है, ये रहा समरकंद, ये समरकंद है। यहां जो मैंने मैपिंग की है ये किस एरिया के लिए की है? ये समरकंद है। ठीक है, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है। करंटली कहां है? करंटली उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है। तो इसी एरिया के राजा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये किसके अधीन था? क्योंकि सऊदी वगैरह आपको यहां से देखने को मिलती है, सऊदी टच देखने को मिलता है। अब सऊदी टच देखने को मिलता है तो इस्लामिक प्रभाव वहां पर था ना, है ना? इस्लाम यहां पर तो था ही नहीं स्टार्टिंग में। लाहौर वाहौर ये इस्लाम थोड़ी था, हाँ, ये तो जगह ही हिंदुओं की थी संपूर्ण रूप से। यहां तो बहुत बाद में आया। तो ये पूरा का पूरा एरिया कुछ इस तरीके से आपका बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया। अब लेकिन 977 एडी में मैंने बताया कि यहां पे पूरी तरीके से स्थापना हो चुकी है किस चीज की? यामनी वंश की, या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर यामनी वंश या गजनविड एम्पायर की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब इसके पास ना ये एरिया नहीं है डेवलप, ये है बंजर एरिया। जो गजनी का क्षेत्र है वो बंजर एरिया है। तो डेवलपमेंट के लिए यहां पे क्या चाहिए? डेवलपमेंट के लिए चाहिए यहां पर कि भाई बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो और धन दौलत जो है यहां पर आए। तो होता यह है कि नजदीक में एक राजा होते हैं 980 एडी में, वो अटैक कर देते हैं इसकी तरफ ही। तो 980 एडी में इनका पहला भारत पर आक्रमण देखने को मिलता है। हालांकि भारत के ही एक राजा हैं जयपाल, गलती कर देते हैं जयपाल इनके ऊपर अटैक करने की। जयपाल इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इनके कुछ कॉलोनीज पे अटैक कर देते हैं। हालांकि वही ऑब्वियस सी बात है, ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, युद्ध तो होना था, ये करें या वो करें, सीधी सी बात है। युद्ध हो गया, अटैक के लिए कह दिया कि हाँ भैया छोड़ दो हाथ इधर से उधर से। तो 980 एडी में आपको देखने को मिलता है भारत पर पहला आक्रमण। भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की मुस्लिम आक्रमण, आक्रमण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो 980 में रहा है, 980 में रहा है, 980 एडी में। और ये जो आक्रमण किया गया था ये किस किस के बीच में हुआ? ये हिंदू शाही वंश हुआ करता था एक, उसके बीच में। ठीक है, चलिए। तो किस किस के बीच में हुआ? सुबुक्तगीन वर्सेस सुबक्तगीन वर्सेस गीन वर्सेस, राजा का नाम है जयपाल।
ठीक है, जयपाल, जयपाल, जयपाल। अब बड़ी बात होती है कि जयपाल कौन है। सर ये हिंदू शाही, हिंदू रॉयल डायनेस्टी के राजा हैं, पेशावर के राजा हैं। कहां के? पेशावर के राजा हैं, पेशावर के, पेशावर के राजा हैं, पेशावर। ठीक है, पेशावर के किंग हैं। पेशावर का नाम पहले क्या था? पुरुषपुर था। पुरुषपुर आपको देखने को मिलता है। पेशावर का जो नाम है वो बेसिकली पुरुषपुर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पेशावर का नाम क्या देखने को मिलता है? पुरुषपुर। ओके सर, ठीक है। जयपाल जो था, जयपाल जैसा मैंने बताया कि ये हिंदू शाही डायनेस्टी से था। वंश कौन सा है इसका? हिंदू शाही। वंश कौन सा है इसका? हिंदू शाही। जब इनके बीच में बैटल होता है तो बैटल कौन जीतता है? सर बैटल बस एडवांटेज किसके द्वारा बनाया गया है? यहां पर एडवांटेज बनाया जाता है सुबुक्दीन के द्वारा। तो सुबुक्दीन ही एक तरीके से माना जाता है कि ही वॉन द बैटल। तो इसी के द्वारा इस बैटल को जीत लिया गया। ही वॉन द बैटल। युद्ध इसके द्वारा ही जीता जाता है। तो यहां पर आपको यही देखने को मिलेगा कि इसने युद्ध जीता, इसी ने युद्ध जीता। यहां पर बैटल किसने जीता? वो इसी ने जीता है। ठीक है, चलिए। पेशावर एक प्लेस है, जी हाँ पेशावर एक प्लेस है। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है, वर्तमान पाक में देखने को मिलता है, पाकिस्तान। एक और बात आती है कि भाई आक्रमण का कारण क्या था, कि भाई भारत के ऊपर पहला आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण का कारण क्या था? कारण क्या था? रीजन क्या था? रीजन ऑफ अटैक, रीजन ऑफ अटैक बताइए। तो रीजन ऑफ अटैक वाज वेरी क्लियर। धन दौलत लूटना, भारत में साम्राज्य को बढ़ाना और इस्लाम का प्रभाव जो है भारत के अंदर बढ़ाना। सर ये इस्लाम का प्रभाव क्यों बढ़ाना चाहते थे और इस्लाम का प्रभाव बढ़ाने से क्या होगा? अगर ये कहेंगे कि मैं इस्लाम का प्रभाव बढ़ाऊंगा तो इनको अतिरिक्त आर्मी मिलेगी जो इस्लाम को फॉलो करती है, वो आर्मी इनको फ्री में मिल जाएगी, खलीफा इनको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट इसको लिख लेना। रीजन वही है अभी भी। क्या क्या रीजन है? पहला, धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना, भारत में साम्राज्य बढ़ाना, साम्राज्य बढ़ाना। और भारत में साम्राज्य बढ़ाने के साथ साथ जो अगला पॉइंटर आपको देखने को मिलता है कि भाई इस्लाम का उद्भव करना, इस्लाम का विस्तार, इस्लाम का प्रचार करना। ठीक है, तो इस्लाम इन्फ्लुएंस को हाई करना, इस्लाम इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना, इंक्रीजमेंट, इसके लिए भाई ये मेजरली किया जा रहा है। ठीक है, चलो तो कहने की बात यह है कि ये सारी की सारी बातें आपको देखने को आपको मिल गई हैं। तो इसी के संबंध में आपको और बातें जो है समझनी होंगी। ठीक है, इसी के संबंध में आपको और बातें जो है समझनी होंगी। हाँ भाई, बात आई समझ में? हाँ। तो ये पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया आपको? बहुत अच्छे डिटेल के साथ चल रहे हैं हम, एक भी पॉइंट जो है छूट नहीं रहा। तो अब जब इसका अटैक करता है तो अटैक का जो प्रभाव रहता है, ठीक है। अरे भाई गले में कुछ मुझे रैश वगैरह हो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है गले में रैश है। ठीक है, तो अब पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज क्लियर है नहीं है? हाँ जी सर, गच है, खींच के रख रखा है माहौल गति, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद क्या होया ग्रह है कि भैया जयपाल तो हार जा है, लेकिन पूछा जावा है कि सुबुक्तगीन का जो सारा का सारा अटैक का कारण था वो कितने दिन तक भारत के अंदर रहा था? तो भाई भारत के अंदर ना इसका जो प्रभाव रहा था ना वो 7 साल रहा था, यानी 980 से लेकर 87 लो यो यहीं रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसका जो प्रभाव है, इस आक्रमण का प्रभाव वो 7 साल लो रहा था, 980 तक 87 लो इसका प्रभाव रहा था, पर उसके बाद इसकी डेथ होगी। अच्छा, ये सारी चीज आपको यहां देखो डिजिटली भी देखने को मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीज ना आपको डिजिटली भी देखने को मिल जाएगी कि भाई 932 एडी में यामनी एम्पायर, गजनी एम्पायर अलबगीन ने इसको स्टैब्लिश किया था।
ठीक है, 977 एडी में सुबुकदीन इसका दामाद जो है वो राजा बना। 980 में इसने जयपाल पर अटैक कर दिया, तो इनके फुट्टू भाट्टू भी इसमें लाग रहे हैं। ठीक है। चलो ठीक है, चलो सर भोजपुरी में पढ़े यार, भोजपुरी ना मुझे आती नहीं है एक्चुअली, क्या हरियाणा में मैं रहा हूँ, ठीक है, अभी भी मतलब मैं चली रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे आती है। प्लस हमारी भाषा में ऐसा टच ही है पहले से ही है, मतलब मेरठ में भी हमारी भाषा में टच है, ऐसा ईसा टच है हमारी भाषा में। अच्छा यो देखो, पहले तुम जो बताने लाग रहे हो यहाँ कि भाई मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी, अब सुबुकदीन की हो जाएगी डेथ। ठीक है, सुबुकदीन की हो जाएगी डेथ। सुबुकदीन की डेथ के बारे में अब हम पढ़ते हैं, भाई सुबुकदीन की डेथ कैसे होती है। तो 932 एडी में डेथ ऑफ सुबुकदीन आपको देखने को मिलती है। सुबुकदीन की हो जाएगी मृत्यु, सुबुकदीन की हो जाएगी मृत्यु 932 एडी 998 एडी में। तो 998 एडी में 998 एडी में सुबुकदीन की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ सुबुकदीन। नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है, कोई बड़ा भाषा जो बड़ा फर्क इसके अंदर नहीं है, ठीक है, बड़ा फर्क इसके अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, तो सुबुकदीन की मृत्यु, सुबुक्तगीन की मृत्यु, ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु आपको यहां देखने को मिल जाएगी। अब सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, ठीक है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद यहां पर जो साम्राज्य की बागडोर है वो किसके हाथ में आएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा यहां पर कि जैसे इसकी डेथ होती है तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात जो बागडोर है वो किसके हाथ में आती है मृत्यु के बाद। ठीक है, गजनी साम्राज्य के अंदर इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है। देखो उत्तराधिकारी की हो जाती है लड़ाई, उत्तराधिकारी की लड़ाई हो जाती है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, सक्सेसर कौन बनेगा। अब तो जानते हैं गद्दी के पीछे तो सब पागल हैं ही, गद्दी के पीछे सब पागल हैं। तो यहां आपको देखने को मिलते हैं दो लोग, इसके दो पुत्र हैं। तो सुबुक्तगीन के क्या दो पुत्र हैं बेसिकली, पुत्र, ठीक है, दो पुत्र हैं, जिन पुत्रों का नाम क्या है वो देख लीजिए। इनके इसके दो पुत्र हैं, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम क्या है महमूद। देख लीजिए क्या क्या नाम है, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है महमूद। स्माइली भाई तो इस्माइली भाई हो गए एक तो, और दूसरा है महमूद, ठीक है, महमूद हो गया, महमूद। तो इस्माइली और महमूद, यहां पर देखो कि इस्माइली भाई जो हैं ये हैं बड़े बेटे, तो ये उत्तराधिकारी बन जाते हैं। महमूद जो है अपना ये छोटा है। महमूद के अंदर एक अलग बात है कि ये धार्मिक तौर पर कट्टर है, महमूद धार्मिक तौर पर कट्टर है, स्टोइक एट रिलीजियस लेवल, ये धार्मिक कट्टर है। ये क्या है भाई, ये धार्मिक कट्टर है, धार्मिक कट्टर आपको ये देखने को मिल रहा है। रिलीजियसली स्टोइक है ये, और रिलीजियस स्टोइक है ये, रिलीजियस स्टोइक है ये, ठीक है। और उत्तराधिकारी के तौर पर क्योंकि ये बड़ा है तो इसी वजह से इसको चुना जाता है। तो 998 में गद्दी पे बैठता है इस्माइल, लेकिन 998 और 99 के मध्य ही खेल खत्म इसका कर दिया जाता है, ठीक है। जैलगॉट हम इसके लिए नहीं लगा सकते, कट्टर होने के लिए जैलगॉट नहीं लगाया जाता। जैलगॉट का मतलब होता है उत्साही। अर्चना, मैं एसएससी के लिए पढ़ चुका हूं, इवन उसके एग्जाम को निकाल चुका हूं, तो मुझे भी थोड़े बहुत सिनोनियम्स तो आते हैं ना भाई, ठीक है। चलिए ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से लिखो। की नाम है छोरे का, इस्माइल। तो भाई 998 के अंदर इस्माइल बिकेम द किंग, इस्माइल बिकेम किंग, इस्माइल बिकेम सक्सेसर या फिर सक्सेसर, ठीक है, ये बन गया सक्सेसर। तो इस्माइल आ गया, तो इस्माइल यहां पर बन जाता है भाई सक्सेसर, ठीक है। चलो अब जैसे ही इस्माइल यहां पे सक्सेसर बनता है तो भाई सीधा आप याद रखना कि भाई जैसे ही उत्तराधिकारी बना 998 एडी के अंत में या 999 एडी की शुरुआत में इसकी हत्या कर दी जाती है। ये समझ लेना, 998 एडी के अंत में या 999 एडी की शुरुआत में महमूद ने ही इसकी हत्या कर दी, महमूद द्वारा हत्या, महमूद के द्वारा ही
इस्माइल की इस्माइली खत्म कर दी गई, इस्माइल की पार्किंग लगा दी। तो महमूद ने इस्माइल की पार्किंग लगा दी, महमूद ने इस्माइल को हंसा दिया इस्माइल को हंसा दिया, यानी इस्माइल की हत्या कर दी, इस्माइल की हत्या की। ठीक है, तो कहने की बात क्या है कि जैसे ही यहां इस्माइल को इसने हंसा दिया है, यानी उसकी पार्किंग लगा दी भाई साहब, यानी डेथ कर दी भाई। यहां पे बच रहा है इब को नहीं बच्चा। तो यहां पर महमूद बिकेम अनदर किंग। इसके बाद महमूद ही राजा बन गया। अब महमूद बिकेम किंग, ठीक है, महमूद बनता है फिर यह संस्थापक, यह फिर बनता है क्या, शासक। यह गजनी का शासक बना, यह गजनी का शासक बना। अब जैसे ही गजनी का शासक बनता है तो ऑब्वियसली बात ये निकल के आती है कि भाई इसका नाम था महमूद, ये नाम था इसका महमूद। अब ये गजनी का शासक बन जाता है तो ये नाम क्या अडॉप्ट करता है, ये क्या नाम अडॉप्ट करता है, नाम बताइए क्या नाम क्या लेता है महमूद। इसके बाद नाम क्या लेता है, नाम इसका क्या बनता है फिर, महमूद गजनी या महमूद गजनवी। तो नाम क्या रखता है, महमूद गजनी या महमूद गजनवी। महमूद गजनी या गजनवी नाम यहां पर अडॉप्ट करता है। ठीक है, चलो, तो दोनों ही नाम इसके हैं, महमूद गजनी या गजनवी। बोलने का फर्क है खाली। सर बोलने का फर्क कैसे है, अगर हिंदी में बोलोगे तो इसको गजनी बोलोगे, और अगर सेम चीज को आप पर्शियन में बोलोगे तो गजनवी आप इसको बोलोगे। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करिए तगड़े तरीके से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, सुबुक्तगिन की डेथ के लिए, हाँ एक बच्चे ने पूछा है सर सुबुक्तगिन की डेथ कब हुई थी। भाई ये गलती से मैंने लिख दिया है, कृपया करके इससे चेंज कर देना। इसकी डेथ कब हुई थी, 997 में इसकी डेथ हुई है, ध्यान नहीं था। 1997 में इसकी डेथ हुई है। और ये सक्सेसर कब बनता है, इस्माइल, इस्माइल फिर 1997 में सक्सेसर बनता है। और इसका कार्यकाल पूरा कितना रहेगा वो भी लिख देता हूं यार, एक ईयर गैप आ गया था, 997 से लेकर 98 के बीच में रहेगा, क्योंकि 98 में तो इसकी हत्या कर दी जाएगी। अरे भाई 97 है, 97, चलिए। ये हाथ गलतियों के लिए नहीं बने, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने सही कर दिया। ले, सच में ये हाथ गलतियों के लिए नहीं बने, अद्भुत। अब मैं क्या यार, ये क्या है, एक साल में क्या ये, चलो अरे हटो, चलो ठीक है, चलो बताइए, नोट कर लिया। इसके बाद क्या होता है वो समझिए। यहां पे जैसे ही गजनी शासक बनता है तो गजनी के द्वारा कई सारे टाइटल जो है यहां किए जाते हैं अडॉप्ट। तो बहुत सारे जो टाइटल अडॉप्टेशन है वो किया जाता है गजनी के द्वारा। अब गजनी के बारे में मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं नेक्स्ट पेज पर, दमादम तरीके से मैं लिखना चाहता हूं। अब यहां पे मैंने बता दिया गजनी, पूरा नाम महमूद गजनी। नाम क्या है भाई, महमूद गजनी, महमूद गजनी। अब इस महमूद गजनी के बारे में अगर मैं बात करूं, महमूद गजनी के बारे में, महमूद गजनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को भाई पूरा का पूरा समझने की कोशिश करना, पूरा का पूरा इस महमूद गजनी के बारे में समझने की कोशिश करना। बताइए सर, सर इसके द्वारा इसके कुछ उपनाम हैं, इसके कुछ उपनाम हैं, सब नेम्स इसके देखने को मिलते हैं, कुछ सब नेम्स, सब नेम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या है, पहला है यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला, यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह, यामिन उल मल्लाह, ठीक है, यामिन उद्दौला, यामिन उल मल्लाह
उल मल्लाह। उद्दौला और उल मल्लाह यहां पे दो तरीके से लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों नाम किसके द्वारा दिए गए हैं, ये उपनाम किसके द्वारा दिए गए हैं? बाई खलीफा। बाई खलीफा। खलीफा कौन था इस समय? अल आदिल बिल्लाह। अल आदिल बिल्लाह यहां पर खलीफा था। इस समय खलीफा जो था यह बगदाद में हुआ करता था। बगदाद में खलीफा कहां हुआ करता था? बगदाद में। ठीक है, बगदाद एक जगह है जो आपको अरब में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अफगान के अंदर बगदाद देखने को मिलता है, और नाम क्या था उसका? अल आदिल बिल्लाह। तो ये तो इसके उपनाम हो गए, यामिनुद्दौला, यामिनुल्लाह। इसके अलावा इसने कुछ उपाधियां भी धारण की हैं। उपाधियां भी इसने धारण करी, जैसे सुल्तान की उपाधि। वो भी किसने दी थी? इसने दी थी। ठीक है, ये भी सुल्तान द्वारा, खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि। खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि। सुल्तान की उपाधि। तो कौन सी उपाधि इसने यहां पर दी है? सुल्तान की उपाधि। सुल्तान के टाइटल भी इसने यहां पर अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे मूर्ति भंजक बोलते हैं इसको। मूर्ति भंजक। आइडल ब्रेकर भी बोलते हैं इसको। आइडल ब्रेकर। मूर्ति भंजक या इसको आइडल ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या इसी के लिए एक फारसी शब्द भी यूज किया जाता है, बुत शिकन। बुत शिकन भी इसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि यह गैर मुस्लिमों की हत्या करता था और यह अपने पूरे क्षेत्र का सरगना था, यानी सब में प्रमुख था ये, जिस वजह से इसको एक और उपाधि मिलती है। ठीक है, एक और उपाधि मिलती है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली गाजी की उपाधि। इसने गाजी की उपाधि भी धारण की। गाजी। गाजी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लीडर। गाजी का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो गैर मुस्लिमों की हत्या करता हो। इसका मतलब लीडर भी हो सकता है, या फिर नॉन मुस्लिम किलर भी इसको बोल सकते हैं। नॉन मुस्लिम किलर, उसको बोलते हैं गाजी। तो मुस्लिमों की हत्या ना करता हो, गैर मुस्लिमों की हत्या करता हो, दैट इज नोन एज गाजी। तो ये सारी की सारी बातें भाई आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाएंगे कि भाई उपनाम इसका किस प्रकार से है। खलीफा, बाद में बगदाद में जो था अलादिल बिल्ला, उसने ये उपाधि दी। सुल्तान का टाइटल इसने अडॉप्ट किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था ये। पहला व्यक्ति जिसने यह उपाधि धारण की, फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति है ये। पहला व्यक्ति है जिसने यह उपाधि धारण की है, फर्स्ट पर्सन। बताओ, अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलो। फिर बाद में तुम मुझे न्यू कहो कि बाबा जी मना ही हीर मारेगी, है ना? ये क्या लिख रहे हो तुम कमेंट में? मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, कमेंट में तुम गाने क्यों लिख देते हो? हैं? हैं? भाई इसने तो पूरा ही लिख रखा है। आप प्रैक्टिस बैच में खाली क्वेश्चन कराते हैं। जी हाँ, अंडरस्टूड। तो ये सारी के सारी जो चीजें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी यहीं पर। हाँ भाई, इसी वजह से प्रैक्टिस बैच सस्ता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन करने के लिए डेटा आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टूड। ठीक है, मूर्ति भंजक, इसको बुत शिकन भी बोलते हैं। इसने गाजी की उपाधि को भी धारण किया था। ठीक है, क्या आप समझ पाए भाई? नोट कर लिया है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग अपनी जो है पुट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फटाफट बताइए। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो फिर हम नेक्स्ट हेडिंग जो है पुट कर रहे हैं। चलो भाई, प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी है। प्रैक्टिस बैच प्रैक्टिस के लिए लेना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, यहां पे मैंने इस चीज को भी समझाया आपको। ठीक है, बड़े प्यार से आपको समझाने की कोशिश की कि भाई अरब एंड टर्किश इन्वेड हम पढ़ रहे थे। और सुबुक्तगीन की अगर मैं बात करूं, इसके दो बेटे हैं, गजनवी और इस्माइल। ठीक है, ये पहले ये बनता है, फिर बाद में इसकी हत्या इसके द्वारा कर दी जाती है, फिर ये मेन रूलर बनता है।
मेन रूलर बन के उभरता है। इसने कुछ अपने टाइटल्स लिए हैं, जैसे यामिन उल मल्लाह, यामिन उद दौला, सुल्तान, गाजी बुतशिकन, ठीक है, अन्य नाम इसके हैं। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा ये सारे के सारे जो है दिए गए थे यहां पर। नेक्स्ट पॉइंटर, अब हम बात कर रहे हैं कि इसके आक्रमण के बारे में, कि इसने कौन कौन से आक्रमण भारत के अंदर किए हैं। उन सारे के सारे आक्रमणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लेना कि इसके प्रमुख आक्रमण। कल हम चर्चा कर रहे होंगे महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। इसके प्रमुख आक्रमणों की चर्चा चल रही होगी, वो भी कल। तो इंपोर्टेंट अटैक्स बाय द गजनवी, इंपोर्टेंट अटैक्स बाय द गजनवी, ठीक है। चलो, रोशनी का डाउट है कि सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं चल रही है, कल चल जाएगी। इसको नोट कर देना, ये जो चीज आपको दिख रही है नोट कर लेना। नोट, हालांकि मैं इसको कराता भी हूं नोट, पर कर लेना। इसके बारे में जानकारी कैसे मिली है, ये अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, शिस्तनी, फारूकी, ये कौन है, इनके बारे में हम कल ही बात करेंगे। इनको देख लेना, ठीक है। लेकिन हम कल बात करेंगे इसके प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। सारे आक्रमण के एक एक आक्रमण को डिटेल डेप्थ के साथ डिस्कशन करेंगे, मजा ही आ जाएगा आपको। और सारे आक्रमण कराऊंगा इसके मैं कल, सारे, छोड़ो एक दो क्या ही करूंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। बढ़िया लगा, अच्छे से पढ़ना। देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास में पढ़ने का फायदा आपका ये भी है कि आपको वो चीजें पता लगती हैं जो आपको, मतलब ये मान लीजिए कि प्राइम लेवल का टीचर बनाने में भी सहायक है। अगर आप, एक तो होते हैं नॉर्मल टीचर, एक होते हैं प्राइम टीचर, तो आप इस क्लास में से प्राइम टीचर निकलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।